महंगाई से पहले से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक और बुरी खबर। डीएनडी फ्लाईवे पर यात्रा महंगी हो गई है। दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर लोगों को अब ज्यादा टोल चुकाना पड़ रहा है। अगर आप कार से यात्रा करते हैं तो अब आपको 3 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, यानी 22 की जगह 25 रुपए देने होंगे। वहीं बाइक के लिए 1 रुपए ज्यादा देना होगा। बाइक के लिए टोल 11 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा व्यावसायिक वाहनों के लिए भी टोल बढ़ गया है, लेकिन डीएनडी को चलाने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज इस बढ़ोतरी को जायज ठहरा रही है। जो हमारा कंसेशन एग्रीमेंट है, एज पर द एग्रीमेंट वी आर ऑथराइज्ड टू इंक्रीज द टोल रेट एनुअली। और सेकेंड ये है कि जो पीक आवर्स में जाम है वो ऑड टोल की वजह से काफ़ी लग रहा था, तो हमने इसको राउंड ऑफ भी कर दिया है। तो पीक आवर्स में मॉर्निंग और इवनिंग स्मूथ ऑपरेशंस होंगे प्लाजा पर। हालांकि डीएनडी पर टोल बढ़ने से जनता परेशान है। उनकी दिवाली मनाना चाहते ना वो लोग, हम लोगों का दिवाला निकाल रहे हैं, अपनी दिवाली मना रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही घर में चौंकाने का इरादा कर रही है कांग्रेस। सिर्फ 2 दिन में गुजरात की चुनावी जमीन को बांट देना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस ने सिर्फ 2 दिन में गुजरात में 20 सभाएं करने की तैयारी की है। अगले 2 दिन कांग्रेस के कई केंद्रीय मंत्री और नेता गुजरात में पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। आनंद शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनीष तिवारी, भरत सोलंकी, दिनशा पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस और मणिशंकर अय्यर जैसे दिग्गज नेता गुजरात में सभाएं करेंगे। आज यानी 10 नवंबर को 10 सभाएं होंगी और कल भी अलग अलग शहरों में 10 सभाएं होंगी। कच्छ, सुरेंद्रनगर और गोधरा, पंचमहाल, दाहोद, तापी, नवसारी सभी क्षेत्र को लिया गया है। पहले दिन 10 तारीख को 10 सभाएं होगी, 11 तारीख को और 10 सभाएं होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के प्रमुख और पार्टी के महासचिव राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरेंगे या नहीं। गुजरात में 13 और 17 दिसंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन अब तक राहुल के प्रचार करने के संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में क्या राहुल के करीबी नेता ही चुनाव का रुख बदल पाएंगे? ये तस्वीरें देश के 4 शहरों की हैं, जहां मिलावट करने वालों ने आपकी दिवाली खराब करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। हो सकता था कि इस दिवाली आपको ऐसे ही मिलावटी मावे की मिठाइयां मिलती, लेकिन खाद्य विभाग की चुस्ती ने इन मिलावट करने वालों को धर दबोचा। मुंबई से सटे कल्याण स्टेशन पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी करके करीब 10,000 किलो मिलावटी मावा बरामद किया। यह मिलावटी मावा मुंबई और उसके सटे इलाकों में दिवाली के मौके पर मिठाइयां बनाने के उपयोग के लिए भेजा जाने वाला था। खाद्य विभाग की टीम ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर का भी यही हाल है। कानपुर में भी मिलावटी मावा का खेल खुले तौर पर चल रहा है। मावा मंडी में छापेमारी की कार्रवाई की भनक लगते ही व्यापारी अपना सामान छोड़कर भाग गए। खाद्य विभाग ने यहां से करीब 5,000 किलो मिलावटी मावा बरामद किया है। यहाँ पर छापा मारा गया है और कई दुकानों में सैंपल भरे गए हैं और कुछ ऐसे भी डलियाँ और खोए में रखे हुए हैं जिसको कई लोग छोड़कर भाग गए हैं, जिनको कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है, उनको जब्त किया जा रहा है। उनका भी सैंपल भरवाने के बाद उसको नष्ट कर दिया जाएगा। दिवाली और छठ की तैयारियों में जुटे बिहार के लोगों को ये मीठा जहर इस त्योहार में परोसा जाने वाला था। पटना में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और बड़ी तादाद में मिलावटी दूध और घी बरामद किया। छापेमारी में केमिकल मिलाए जाने की बात का भी पता चला। ये छापेमारी की जा रही है दीपावली को देखते हुए। ये लगभग आज नमस्ते के यहाँ 2 आमने सामने बड़ी फैक्ट्री है। ये कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर की मिठाई की और कम से कम 2-3 लाख रुपए की मटेरियल इनकी होगी। जानलेवा मिठाई बनाकर दीपावली में बेचने की सारी तैयारी को मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जम्मू के कठुआ में भी मिलावट से जंग जारी है। कठुआ में 1000 किलो खराब मावा जब्त किया गया। साफ है कि त्योहारों के इस मौसम में मिठाई की खरीदारी करते वक्त आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है।
साइकिल को दिल्ली पहुंचाना है तो सबको साथ जोड़ो। मुलायम सिंह यादव इन दिनों कुछ ऐसे ही मूड में है। मुलायम को लगता है कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने हर राजनीतिक दाव आजमा लेने की ठान ली है। कभी ब्राह्मणों से 36 का आंकड़ा रखने वाली समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जिसमें मुलायम भी शामिल होंगे। जहाँ तक इसका मकसद हमारा ये है कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी विचारधारा से सीधे जुड़ें, और इसके लिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा काम कर रही है। ब्राह्मणों को साथ लाने के पीछे मुलायम सिंह के पास ठोस वजह है। समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 45 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 31 चुनाव जीतकर विधायक बन गए, जबकि 8 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। साथ ही अगर वो ब्राह्मणों को साथ लाते हैं तो बीएसपी का दलित ब्राह्मण समीकरण भी टूट जाएगा, यानी एक तीर से 2 शिकार। और मुलायम के लिए 7 रेस कोर्स रोड तक की यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। मशहूर अभिनेता और नाटककार गिरीश कर्नाड ने न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के महानतम कवियों में गिने जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर पर की है ये विवादित टिप्पणी। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को कर्नाड ने दूसरे दर्जे का नाटककार बता दिया और ये भी कह दिया कि उनकी तारीफ इसलिए होती है क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। Tendency to be reverential about people and think that they are marvelous because they got the Nobel Prize or something like that. रविंद्रनाथ टैगोर न सिर्फ महान कवि और चिंतक थे, बल्कि देश के साहित्य और शिक्षा के अलावा स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने में भी उनकी भूमिका थी। टैगोर साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई थे। उन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई थी, जिसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दिया था। उन्होंने दर्जनों उपन्यास, नाटक और कविताएं लिखी। 7:33 पर फोन आया, 10 लाख रुपया दो और नहीं तो तुम्हारी 8-10 दिन में हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद फिर हम एसपी को कहे। फिर थोड़ा देर के बाद 7:50 में हमारा यंग रक्षक फोन उठाया, उसी नंबर से फिर फोन आया। जबरन वसूली का गंभीर आरोप लगा रहे ये हैं बिहार के मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनसे फोन पर 10 लाख रुपए की मांग की गई और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वो तो हमको अपराधी की तरह उसका आवाज लग रहा था, सनकी की तरह नहीं लग रहा। सनकी एक बार करता, 2 बार करता तो पकड़ा जाता, लेकिन वो अपराधी लगातार उसके बाद 9, 15, 9, 20 में भी अपराधी का ही कड़ा आवाज था, अश्लील वाणी थी। विधायक का कहना है कि धमकी देने वाले ने कई बार मोबाइल पर कॉल किया। जिस नंबर से फोन आया था उसका नंबर 9939254014 है। विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक अनुसंधान से जो बातें प्रकाश में आई है कि इसी नंबर से मोतिहारी में भी कुछ अन्य लोगों से रंगदारी की मांग हुई थी, जिस संबंध में वहाँ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और मोतिहारी पुलिस के सहयोग से हम लोग इस कांड के उद्भेदन में लगे हुए हैं। जिस नंबर से बीजेपी विधायक को धमकी मिली, उसी नंबर से मोतिहारी में जिला परिषद के अध्यक्ष समेत कई लोगों को रंगदारी के लिए धमकी मिल चुकी है। इससे पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को रंगदारी के लिए फोन आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब नीतीश राज में गुंडों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? इस कार ने दिल्ली पुलिस को परेशान कर रखा था। जब भी ये कार ट्रैफिक नियम तोड़ती थी, पुलिस बेबस हो जाती थी। इस कार ने न जाने कितनी बार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन पुलिस इसका नंबर नोट नहीं कर सकी, क्योंकि नंबर प्लेट से नंबर गायब हो जाता था। ये कोई जादू नहीं था। ये खेल था एक पर्दे का, एक मशीन का। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। असल में पुलिस के मुताबिक इस कार के मालिक ने नंबर प्लेट के पास एक ऐसी डिवाइस लगा रखी थी जिसका बटन दबाते ही नंबर प्लेट के सामने काली स्क्रीन आ जाती थी और नंबर ढक जाता था।
यानी पुलिस ये देख नहीं पाती थी कि गाड़ी का नंबर क्या है, और जब ये पता नहीं चलता था तो चालान काटने का भी सवाल नहीं था। ये बेसिकली इसका पूरा सिस्टम है, ये रिमोट है। जब इसको वायरिंग से इससे फिट कर देते हैं, जैसे ही इससे रिमोट से यदि इसको दबाते हैं तो ये शटर इसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर आ जाता है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है और लोगों को चेतावनी दी है कि अब ऐसी डिवाइस कार में लगाने पर न सिर्फ पुलिस उसे जब्त करेगी बल्कि रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। बाकी यदि इसमें कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट यदि किसी तरह का कहीं मिलेगा या कोई क्रिमिनल इसको यूज करेगा तो उसके अंदर जो अप्रोप्रिएट लॉ है उसमें बाकी क्रिमिनल एक्शन के लिए जो एक्शन लिया जाएगा, प्लस ये वाला उसको एड एंड अबेटमेंट के लिए जो भी यूज कर रहा है अप्रोप्रिएट एक्शन उसमें हो जाएगा। बीजेपी सांसद और मशहूर वकील राम जेठमलानी के भगवान राम पर दिए विवादित बयान का संघ ने दिया है करारा जवाब। आरएसएस के वरिष्ठ नेता एमजी वैद्य ने कहा है कि जेठमलानी की टिप्पणी से उनके छोटेपन का पता चलता है। जेठमलानी हो या मागो वैद्य हो, इनके कहने से राम की गरिमा को कोई चोट नहीं पहुंचती, वो कोई उस पर आघात नहीं होता। कहने वाले का ही जो छोटापन है वो दिखता है। हालांकि वैद्य ने ये जरूर कहा कि उन्हें नहीं पता कि जेठमलानी ने विवादित बयान किस संदर्भ में दिया था, लेकिन फिर भी भगवान राम के चरित्र पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मेरा जो मत है कि उनका कहना अनुचित है। इस प्रकार राम के चरित्र पर टीका टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। वैद्य ने जेठमलानी के बयान को लेकर कार्रवाई न करने पर बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी को क्या लगता है, बीजेपी ने कितना गंभीरता से उसको लेना चाहिए, बीजेपी का सवाल है। बीजेपी सांसद और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि राम एक बुरे पति थे और उन्हें राम बिल्कुल पसंद नहीं है। Ram was a very bad husband, incidentally. I don't like him at all. How could he, just because some fisherman said something against the poor woman, he sent her into बनवास? जेठमलानी के इस बयान का साधु संत भी विरोध कर रहे हैं। स्कॉलरशिप, खाद, सस्ता अनाज और मनरेगा की मजदूरी, हर चीज का पैसा खाते में पहुंचेगा। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए बनी सरकार की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सब्सिडी के पैसे के बैंक खातों में जाने की तारीखें तय कर दी हैं। पहले चरण में ये योजना जनवरी 2013 से लागू हो जाएगी। नए साल पर देश के 51 जिलों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अगले साल 1 अप्रैल से 18 राज्यों में सब्सिडी का पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा। बाकी बचे राज्यों में 1 अप्रैल 2014 से योजना लागू होगी। सरकार का इरादा सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करने में आधार की मदद लेने का है। अभी तक सरकार 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर दे चुकी है। इससे फायदा ये होगा कि न सिर्फ वो लोग सब्सिडी का फायदा नहीं उठा सकेंगे जो उसके पात्र नहीं है, बल्कि सस्ते अनाज और खाद जैसी चीजों की कालाबाजारी भी रुक सकेगी। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी समस्या आ सकती है, वो ये कि ज्यादातर गरीबों के नाम पर बैंक खाते नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि अगर सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करने की स्कीम कामयाब हुई तो इसका फायदा अगले चुनावों में मिल सकता है। ये खूबसूरत हीरा 76 कैरेट का है। नीलामी से पहले इसे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रदर्शनी में रखा गया। आर्कड्यूक जोसेफ नाम का यह हीरा हैदराबाद के नजदीक गोलकुंडा की खदान से निकला था। आर्कड्यूक जोसेफ को दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक माना जाता है। माना जा रहा है कि आर्कड्यूक जोसेफ नाम का यह हीरा 100 करोड़ से ज्यादा में नीलाम होगा। आर्कड्यूक जोसेफ को गोलकुंडा खदान में मिले सबसे बड़े और सबसे ज्यादा कीमती हीरो में से एक माना जाता है।